देखिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है ये बुक का, आपके एनसीईआरटी की बुक का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम हुआ, इसके बाद में मोनिरा किंगडम है, प्रोटिस्टा है, जितने भी किंगडम है उनको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन का मैंने मीनिंग बताया था, क्या होता है, वर्गीकरण बताया था ना। उसके बाद मैंने बोला कि टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में क्या अंतर होता है। इसके बाद सिस्टमेटिक एक वर्ड था, उसको भी मैंने बताया था। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखिए पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से लाइन टू लाइन आपको चलना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, समझ में आ रहा है, लाइन टू लाइन चलना है, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है, जो स्टार्ट हुआ था पुराने समय में, कभी कभी पूछ लिया जाता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, शुरुआती वर्गीकरण किस चीज़ पर बेस्ड था। तो बोलेंगे शुरुआती जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन, उसको बोलते थे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते थे? प्रैक्टिकल। वो किस चीज़ पर बेस्ड था? मानव जो है अपने फायदे के लिए, यूज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट हैं जिनसे हमको ऑयल मिलता है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। जिस प्लांट से हमको फाइबर्स मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, उनको एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, तो अपने यूज़ के लिए ह्यूमन ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन अपने यूज़ के लिए किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। समझ में आया? एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था, शुरुआती क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, इस पर बेस्ड था, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए क्या यूज है। ठीक है, किसी पौधे का हमारे लिए क्या यूज है। ठीक है, उस पर बेस्ड था। इस सारे ऑयल वाले प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया गया था, जिससे फाइबर मिलता है उनको एक ग्रुप में, जिन प्लांट से प्रोटीन मिलती है उनको एक ग्रुप में रख दिया गया था। समझ में आ रहा है? उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया था। ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या था ये? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं था, ये कोई साइंटिफिक नहीं था। समझ में आया? ये नॉट साइंटिफिक, वैज्ञानिक कोई इसका तत्व नहीं था। ठीक, आगे आया, अब जो बुक में स्टार्टिंग है कि आगे जो क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद में एरिस्टोटल एक पहले साइंटिस्ट थे। मैं कहता हूँ बुक को पढ़ के आया करिए। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया, वर्गीकरण दिया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। कैसा था? साइंटिफिक था उनका। ठीक है, उन्होंने प्लांट को अच्छा, एक चीज़ और, एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले देखिए एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या था? तो आर्टिफिशियल सिस्टम था। किसके बेसिस पर उन्होंने जीव जंतुओं को विभाजित किया था? ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? क्योंकि विज्ञान जो थी शुरुआत के दौर में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, जब क्लासिफिकेशन करते थे तो कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टर लेते थे कि कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, अंदर घुस के, क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह तो काफ़ी बाद में आए ना, शुरुआती दौर में माइक्रोस्कोप नहीं था। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते? चेक करते कि ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा लग रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके कैरेक्टर कैसे हैं, बाहर से देखने में कैरेक्टर कैसे हैं। समझ में आ रहा ना? तो कुछ कैरेक्टर के बेसिस पर, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी समझ रहे हैं ना? बनावट है आकार की। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर
ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। तो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम। किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। बुक में यही वर्ड लिखा गया है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल, ठीक है, टोटल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था। अब इसके बाद बुक में इंडिकेट नहीं किया गया। इसके बाद कौन सा आया? आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद आया फाइलोजेनेटिक। कौन सा आया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ तो जानकारी होगी, आया ना। आर्टिफिशियल के बाद कौन सा आया? नेचुरल। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन को बुक में इंडिकेट नहीं है, उसको छोड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो एरिस्टोटल का समझ में आया। अब इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया? इन्होंने पौधों को और जानवरों को डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पर? इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया, प्लांट को क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पर? हैबिटेट के बेसिस पर, ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, और श्रब और ट्री। मतलब जो पौधे एकदम छोटे होते हैं, जिनके तने काफी वीक होते हैं, हर्ब्स। श्रब क्या होती हैं? झाड़ियाँ। और ट्री पेड़ हो गया। जो बड़े हैं उनको ट्री में रख दिया, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया था। एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ऐसे जिनके अंदर खून क्या था? रेड ब्लडेड, और दूसरे क्या थे? कलरलेस, जिनका खून लाल नहीं था। जो जानवर जिसका खून रेड था उसको रेड ब्लडेड बोला था, जिनका कलरलेस है वो क्या है? वो कलरलेस हो गया। इनके लिए एक स्पेशल नाम क्या था? रेड ब्लडेड को क्या बोला था? इनेमिया। क्या बोला था? एनेमा, ठीक है। इनका क्या नाम था? एनेमा। याद रखिएगा, ये और इसमें अंतर है केवल, ठीक है। रेड ब्लडेड और कलरलेस ब्लडेड को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया एनिमल्स। क्या ये आपको साइंटिफिक लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। आगे जैसे जैसे साइंस में और एडवांसमेंट होता चला गया, विज्ञान में प्रगति होती चली गई, बाद में पता लगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि ये तो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में एनाटॉमी में डिफरेंस होता है, जानते हैं। एनाटॉमी सबकी क्या है? डिफर करती है ना, आंतरिक एनाटॉमी जिसको बोलते हैं। ये डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद आया लीनियस का सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम, लीनियस ने दिया था। तो अगला देखिए, अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 और 5 किंगडम। उसके बाद 6 किंगडम भी आया ना। जी सर। साथ में नोट भी करते चलना, हटा दें इसको। यस सर। हो तो थोड़ा समझा भी करिए और लिखा भी करिए, तब ये खत्म हो पाए, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसने नहीं नोट किया भाई। चल रही जी सर। कर पाता है, क्योंकि पर डे अपलोड होता है। साफ अगर क्लियरिटी आती होगी वीडियो की तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो बताते जाऊंगा बीच बीच में, कौन सा जनरली क्वेश्चन आता है। देख, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? लीनियस। कैरोलस लीनियस पूरा नाम था। लीनियस ने दिया था 2 किंगडम। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलियन किंगडम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 2 किंगडम बनाया, प्लांटी बनाया, प्लांटी और एनिमेलिया। ये किंगडम का नाम था। प्लांटी और एनिमेलिया क्या है? ये किंगडम है। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर डिवाइड किया? क्या बेस बनाया? सेल वॉल है कि नहीं है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इनका जो बेस था वो बेस क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल।
सेल वॉल है या नहीं है? जानते हैं प्लांटिंग में सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है और यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जहाँ प्रेजेंट है वो सबको प्लांट में रख दिया गया था। अब सोचिए प्लांट में क्या क्या रखा गया होगा। पता है आज के समय सेल वॉल कहाँ कहाँ होती है? जितने बैक्टीरिया हैं उन सब में सेल वॉल है, ठीक है। और कहाँ है? कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है। और कहाँ होती है सेल वॉल? प्लांटिंग में सेल वॉल तो है, कितने प्लांट हैं एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। फंजाई में भी सेल वॉल है, ठीक है। तो प्लांटिंग में क्या क्या रखा गया था ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है कि 2 किंगडम बना दिए गए थे। आज हम लोग जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फेमस है ना? 5 किंगडम होते हैं। तो शुरुआत में 2 किंगडम बनाया गया था, ये हो गया। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है। 3 लाइन लिखी गई है, बुक में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस पर आता है, इसका ड्रॉबैक, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा इसका ड्रॉबैक क्या है और इस पर टिक कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन मिलता है इसका ड्रॉबैक पर। 3 ड्रॉबैक हैं। इसमें जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए प्लांटिंग में क्या लगता है आपको कि जो प्लांटिंग है क्या इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं है? इसमें है। प्लांट में एक कोष्ठी और बहुकोष्ठी सब इसी के अंदर है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो एक कोष्ठी हैं। जैसे कोई बताइए, एक कोष्ठी क्लेमाइडोमोनास एल्गी, ठीक है, होता है ना क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इन सब में सेल वॉल होती है, लेकिन एक कोष्ठी है। कुछ जो है एनिमल नेचर के भी एक कोष्ठी है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके अंदर तो सेल वॉल नहीं है। तो इनको कहाँ रखना चाहिए था? एरिया में रखना चाहिए था ना। समझ जाए। तो ये जो है प्लांटिंग में भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं क्या है, एक कोष्ठी है और अलग नहीं किया गया। कुछ एनिमल भी ऐसे हैं जो एक कोष्ठी है और बहुकोष्ठी दोनों होते हैं। तो नो सेपरेशन ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, उसको अलग नहीं किया गया क्योंकि प्लांट में भी यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में भी है, दोनों में भरा हुआ है। दूसरी कमी क्या है सिस्टम की? यहाँ प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? आपको प्लांट में भी प्रोकैरियोट मिलेगा। प्लांटिंग में जो रखा गया था, प्लांटिंग में सोचिए क्या क्या रखा, बैक्टीरिया रखा गया, ठीक है। जितने प्लांट्स हैं वो रखे गए हैं, जितनी फंजाई है वो रखी गई, क्यों? क्योंकि सब में सेल वॉल है कि नहीं है? एनिमल्स में क्या रखा गया है? जिसमें सेल वॉल नहीं है, जितने जानवर होते हैं सब इसी में आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो ड्रॉबैक है कि प्रोकैरियोट दोनों जगह आएगा। प्रोकैरियोट समझ रहे हैं ना? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट कौन सा होता है? बैक्टीरिया और ब्लूग्रीन एल्गी, इसके अलावा कोई प्रोकैरियोट नहीं है, 2 ही प्रोकैरियोट होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लूग्रीन एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया और ब्लूग्रीन एल्गी दोनों में सेल वॉल है, दोनों में क्या है? सेल वॉल है। दोनों को उठा करके कहाँ रखा गया है? प्लांटिंग में रखा गया है। समझ में? अलग नहीं किया गया है। जबकि प्रोकैरियोट अलग होना चाहिए, यूकैरियोट पूरी तरीके से अलग ग्रुप बनाना चाहिए। नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट को उठा करके प्लांटिंग में भरे हुए हैं, ये ड्रॉबैक है। नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। समझ में आ रहा है? अलग नहीं, जब प्रोकैरियोट को अलग करना चाहिए। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को एक ही ग्रुप में रखा गया है। कहाँ पर बताइए? यहाँ से देख करके कि ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ एक ही किस ग्रुप में है? दोनों अभी यहाँ पे दिया प्लांटिंग में है। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ। फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफ। अलग करना चाहिए ना, अलग करना चाहिए, एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। ये ड्रॉबैक ये 3 ग्रुप में लिखे गए हैं। तो और नो सेपरेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। देखिए जितने एनिमल्स हैं ये तो सबके सब हेटेरोट्रॉफ है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि कोई जानवर जो है ऑटोट्रॉफ होता ही नहीं है। प्लांट ये ऑटोट्रॉफ है फुल्ली। बैक्टीरिया भी कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, फंजाई तो टोटली हेटेरोट्रॉफ है। सबको उठा करके एक ही में रखिए, 3 ड्रॉबैक है। समझ में आ गया? इसकी वजह से 2 किंगडम फेल हो गया। कौन सा आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया 3 किंगडम। 3 किंगडम में एक किंगडम और बनाया गया। क्या बनाया गया? यहाँ से प्रोटिस्टा अलग किया गया, मतलब दोनों में से प्लांट से और
एनिमेलिया से जितने भी यूनिसेलुलर हैं, क्योंकि प्लांटी में भी यूनिसेलुलर है, कोई बताएगा प्लांटी में कौन कौन सा यूनिसेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म? प्लांटी किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है? एक क्वेश्चन बताइए। इसमें सर प्लांटी में प्लांटी यूनिसेलुलर, जो प्लांटी में जो किंगडम में रखे गए हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट। पहले यूनिसेलुलर बताइए। प्लांटी इसमें यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। देखिए बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होता ही है ना, टोटल सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। प्लांट में कुछ प्लांट यूनिसेलुलर है, जैसे क्लोमाइडोमोनास एल्गी और क्लोरेला एल्गी, ठीक है। प्लांट मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फंजाई क्या है? मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट वन फंजाई, कौन सी वाली? यीस्ट। सब एक ही में है बेटा, अलग नहीं किया गया, अलग करना चाहिए। एनिमल्स में आ जाइए, एनिमल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर। ज़्यादातर एनिमल मल्टीसेलुलर, कुछ एनिमल यूनिसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम है, एक ही में रखे हैं ना, सबको अलग करना है। कहाँ लेके आएंगे? नया किंगडम बना देंगे, प्रोटिस्टा, सारे यूनिसेलुलर उस पर रख दिया। प्रोटी किंगडम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। ये हैकेल साइंटिस्ट ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। कितने किंगडम बनाए? 3 किंगडम, ठीक है। 3 किंगडम कौन से थे? प्रोटिस्टा नया लेके आए, प्रोटिस्टा। इसके बाद प्लांटी तो पहले था ही और एनिमेलिया था ही, तो प्लांटी में से और एनिमेलिया में से, ठीक है, प्लांटी एनिमेलिया में से जितने यूनिसेलुलर है सबको निकाल करके प्रोटिस्टा में रख दिया गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटिस्टा को सबसे पहले किंगडम किसने बनाया? हैकेल ने। इन्होंने जो प्रोटिस्टा नया जनरेट किया था, ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा सबसे पहले नया किंगडम किसने बनाया था? इसका कोई ड्रॉबैक है? बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है। अभी एक ड्रॉबैक सॉल्व हुआ, कौन सा वाला? ये सॉल्व हुआ, अभी तो 2 बाकी रह गए हैं। कि प्लांटी में भी क्या है, तो इसमें ये जो प्रोटिस्टा आप देख रहे हैं ना, प्रोटिस्टा में क्या है? सारा यूनिसेलुलर, टोटल यूनिसेलुलर। अब बताइए कौन कौन से यूनिसेलुलर है? बैक्टीरिया, और कौन सा? ग्लोबुलिन एल्गी, और कौन सा है? कुछ सर्टेन एल्गी, कुछ एल्गी जो होती है वो क्या है? यूनिसेलुलर, जैसे क्लोमाइडोमोनास, फंजाई, यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। इसके अंदर एक चीज अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन सा? प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग करना है। समझ में आ रहा है? जी सर। यहाँ से हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, ग्लोबुलिन एल्गी क्या? प्रोकैरियोट। लेकिन एल्गी ये जो है ये प्रोकैरियोट नहीं है, यीस्ट प्रोकैरियोट नहीं है। यहाँ से सारा प्रोकैरियोट उठा करके किंगडम मोनिरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम अब यहाँ सॉल्व होगी। अगला आएगा फोर किंगडम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम किसने दिया था? कोपलैंड साइंटिस्ट ने, बाय कोपलैंड ने दिया था, ठीक है। कितने किंगडम बनाए? मोनिरा में लेके आए। मोनिरा हुआ, प्रोटिस्टा पहले से था, प्रोटिस्टा और प्लांटी हो गया, और एनिमेलिया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये मोनिरा किंगडम किस किंगडम को तोड़ करके बना है? बताइए किस किंगडम से लेके आए हैं इसको? प्रोटिस्टा को। हाँ, तीनों में से कहाँ से निकाला गया? मोनिरा, प्रोटिस्टा से, ठीक है। क्योंकि ये मोनिरा में केवल प्रोकैरियोट रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जानते हैं सबके सब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट जानते हैं क्या होते हैं? सब यूनिसेलुलर, कोई मल्टीसेलुलर नहीं होता है। और किंगडम मोनिरा को किसने सबसे पहले किंगडम बनाया? कोपलैंड साइंटिस्ट ने। ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं साथ में आपको बताते जा रहा हूँ, समझ आ रहा है? फाइव किंगडम क्लास, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नोट कर लीजिए, इसने नोट किया जल्दी से। थोड़ा सा पढ़ के आया करिए, एडवांस समझ में आएगा, और घर जाके जरूर पढ़ा करिए, पहले से पढ़ के आइए। आसान, कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, समझ में आया? और यही सब्जेक्ट आपको स्कोर कराएगा, यही स्कोर कराता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर तो अगर
पेपर बन गया तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इसमें क्या, अगर आप पढ़ें अच्छे से समझे हैं, थोड़ा रटना भी पड़ता है, ये बात सही है, ठीक है, समझ के रटना। फाइव किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर। ठीक है, ये हो गया आर.एच. विटेकर। क्या बेस बनाया? कौन सा किंगडम नया लेके आएंगे? एक बचा फंजाई। तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी ना, तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ये फंजाई किंगडम को लेके आएंगे, तो इन्होंने क्या किया? फंजाई नया किंगडम बना दिया। सर्किल करते हैं कि फंजाई को सबसे पहले किसने बनाया? आर.एच. विटेकर बनाया, ठीक है, विटेकर ने। अब एक बुक में टेबल बनी हुई है, उस टेबल को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अभी बनाइएगा कि बुक में से समझ लीजिए, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है बुक में बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि फाइव किंगडम का बेस क्या था? बेस समझते हैं, किसके बेसिस पर 5 किंगडम बना दिया गया? 5 ये क्वेश्चन आता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि 2 किंगडम का ड्रॉबैक में 3 पॉइंट लिखे गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो 5 किंगडम का बेस पूछा जाता है, क्या बेस है इसका? अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इससे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ 5 किंगडम का बेस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बेस है? तो यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। हालांकि बेस आपके जो टेबल बनी हुई है ना, उस टेबल में सबसे इधर लेफ्ट साइड में जो है बेस ही लिखा गया है, लेकिन वो जो टेबल में बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जो टेबल में बेस दिखाई दे रहे हैं आपके, टेबल में लिखा गया होगा सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिखे हैं। इसके बाद जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में बेस भी लिखे गए, वो दोनों बेस थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, दोनों थोड़ा सा डिफर, एग्जैक्ट सेम नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको थ्योरी में दिया गया है ना, वो वाला बेस देखेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ऐसे था कि कौन सा बेस नहीं बनाया गया है, ये जो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहेगा वो उसका बेस नहीं है क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा CPMT समझ में आया? CPMT जानते होंगे ना, एग्जाम होता था पहले, नीट का बात, नीट के पहले CPMT चलता था, कैंसिल हो जाता था, दोबारा होता था, री होता था। तो री से ऐसे आ जाएंगे, री का मतलब क्या हो गया? री का मतलब क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जैसा रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब आप टेबल में देखिए, रिप्रोडक्शन दिया हुआ कहीं बेस चेक करिए, लेफ्ट साइड में जो टेबल देखिए, टेबल में बेस है रिप्रोडक्शन, यस लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। सी पर क्या है? सेल टाइप, सेल टाइप, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। सेल टाइप का मतलब होता है कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ठीक है। यहाँ पर वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, किस तरीके का वो सेल है उसमें, 5 किंगडम में किस किस किंगडम में कैसे सेल है, ठीक है। क्या समस्या? टी का मतलब क्या हो गया? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी समझ रहे हैं कि मोनेरा को सबसे पहले क्यों रखा गया, सबसे बाद क्यों नहीं रखा गया मोनेरा? टेबल में देखिए मोनेरा सबसे पहले है, क्योंकि वो इवोल्यूशन के बेसिस पर लिखा गया, विकास के बेसिस पर। जो इस शर्त पर पहले आया उसको सबसे पहले रखा जाएगा, जो बाद में आया उसको आगे रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि एनिमल्स को उठा करके आगे नहीं रखा। देखिए बुक में जो टेबल बनाई गई, मोनेरा सबसे पहले लिखा गया ना। फाइलोजेनी का ध्यान रखा गया, एवोल्यूशन का, इतिहास का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो किस पर बेस था? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, विकास का इतिहास। एम का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय, ठीक है। उपापचय मैंने बता दिया है, ये है मेटाबॉलिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटो है तो ऑटो ऑटोट्रॉपिक, हीमो ऑटोट्रॉपिक, कौन से वाले हैं, ठीक है, ये उसमें पढ़ेंगे। और टी का मतलब होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप बॉडी में लिख सकते हैं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी बुक में ये लिखा गया होगा, टेबल में आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया है और रिटन मैटर में ये लिखा हुआ है। बात देखी है, क्योंकि थैलस हर जगह नहीं होता है। अगर देखा जाए ये सही नहीं है। थैलस फायर में कहाँ होता है? थैलस तो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है ना, लोअर बैक्टीरिया में है, फंगस की बॉडी में थैलस है, एल्गी में थैलस है। क्या एंजियोस्पर्म की बॉडी थैलस होती है? नहीं होती, लेकिन लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि
कि बॉडी में सेल है कि टिश्यू है कि टिश्यू सिस्टम है कि Organ ऑर्गन system सिस्टम है। इसका मतलब ये होता, मैं लिख दे रहा हूँ कि वो सेल वाला है, सेलुलर है, ये टिश्यू वाला है, ठीक है, ये ऑर्गन लेवल है, ये ऑर्गन सिस्टम है। ये बुक में लिखा है, याद रखिए। ये जो आपके 5 बेस से इसी पर आता है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैं टेबल समझा रहा हूँ। टेबल में जो बुक आप बढ़ाते जाइएगा वर्ड्स। किसी कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या है, क्या है बताइए। हाँ, कोई समस्या हम बताएं? बच्चे पूछते नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्यों नहीं पूछते हैं? शर्म लगता है। बगल वाला क्या सोचेगा, मैं पूछ लूँगा। ये शर्म हटा देनी चाहिए। स्वार्थी बनिए, सेल्फिश बनिए, समझ में आया? तभी आप कामयाब होंगे। जब तक नहीं पूछेंगे तब तक लाख आप पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट तो है नहीं है, एकदम परफेक्ट है। कुछ ना कुछ समस्या दिमाग में बनती होगी, अब बच्चे उसको पूछते ही नहीं हैं। हाँ, ये भी कुछ के दिमाग में इतनी समस्या बन जाती है कि पूछे तो क्या पूछे, समझ में नहीं आता, पूछे क्या। जब नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा ना, समझ में नहीं आएगा, पूछा क्या जाए। तो अगर पूछ भी लेंगे तो ऐसा उल्टा सीधा सवाल पूछ लेंगे जिसका कोई सेंस नहीं होगा। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन लेवल है, वो आपको इंडिकेट। हाँ, ये टिश्यू लिखा। सर ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसका मतलब मैं सब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिए। आपको सवाल पूछने की नौबत कम आएगी, ये भी जाने। सवाल पूछने की नौबत नहीं आएगी, ठीक, लेकिन फिर भी आपको समस्या हो। अब मैं टेबल को बना रहा हूँ यहाँ पर, मुझको एक बार बोल दीजिए क्या क्या लिखा गया है ऊपर। सेल टाइप लिखा गया है, सेल टाइप, और बताते जाइए। दूसरा सेल वॉल लिखी गई है, और बताइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और बताइए। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई बात नहीं है। इसी को मेटाबॉलिज्म, वहाँ मैंने इसी को मेटाबॉलिज्म लिखा था, याद रखिए। इसी को क्या लिखे? मेटाबॉलिज्म। ये है, यहाँ देखिए मोनिरा लिखे, इसको नोट मत करिएगा, इसको केवल समझ लीजिए। बुक में जो पढ़ाना है ना वो पढ़ाइएगा। मोनिरा हो गया, सिस्टम हो गया, उसके बाद क्या है, बंजारी है, उसके बाद प्लांटी हो गया, और एनीमेलिया हो गया। एनीमेलिया किंगडम, 5 किंगडम बने हुए हैं। देखिए बताइए, इसको टेबल पर रखना नहीं है। मोनिरा में कैसी सेल वॉल होगी? सेल टाइप प्रोकैरियोट, बाकी सभी यूकैरियोट। इसमें सेल वॉल आपका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। कैसी है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्रोकैरियोटिक, बाकी सब जगह क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, समझते हैं ना? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वहाँ एब्सेंट है, टोटल कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल वॉल, मोनिरा में सेल वॉल है, यस। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। ये क्वेश्चन आता है, किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। तो किस चीज़ की बुक में लिखा गया है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन? जैसे ये कमरा जो बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, तो आप एक ईंट को पेप्टाइडोग्लाइकेन मान लीजिए। एक ईंट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ऐसे ही ढेर सारे पेप्टाइडोग्लाइकेन आपस में जुड़ जाएंगे और सेल वॉल बन जाएगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल वो उसका भित्ति बन जाएगी, समझ रहे ना? अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या चीज़ है, या किस चीज़ का बना होता है? ईंट किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज़ का बना है? ये पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट। बुक में लिखा गया है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ये आपको रखना पड़ेगा। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड पता होना। 1-2 बार पढ़ेंगे, रट्टा नहीं जाता है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल आ जाइए। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है। जब प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कुछ में सेल वॉल है, सारे प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। डायटम में सेल वॉल होती है, समझ में आया? तो डायनोप्लेटेड में सेल वॉल है, तो यहाँ लिखा है प्रेजेंट इन सम। कैसे याद रहेगा? ये जब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि कुछ में सेल वॉल है, ठीक है।
अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, सेल वॉल नहीं है ना। फंजाई में आ रही सेल वॉल होती है, हाँ होती है। किसी काइटिन की सेल वॉल होती है। काइटिन क्या है? जब बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है ना। तो पॉलीसैकेराइड है। तो काइटिन क्या है? एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। लेकिन जब आगे आप फंजाई किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें ये पता लगेगा कि सेल वॉल काइटिन के साथ साथ उसमें लिखा रहता है काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। अब ये क्या झमेला है? जब फंजाई किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, टेबल में नहीं लिखा है, वहाँ लिखा रहेगा कि काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होगी। अब काइटिन भी से पॉलीसैकेराइड है, ये क्या है? ये भी तो पॉलीसैकेराइड है। अलग से क्यों लिख दिया पॉलीसैकेराइड? इसलिए लिखा गया है काइटिन जो है पॉलीसैकेराइड है, उसके अलावा और भी कुछ पॉलीसैकेराइड हैं, उनको मिला करके सेल वॉल बनती है। मतलब फंगस की सेल वॉल में काइटिन तो होता ही है, साथ में कुछ अन्य पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक। तो काइटिन भी क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। ये जो लिख रहा है पॉलीसैकेराइड प्लस करके अदर है, ये क्या है? इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बुक में यहाँ इंडिकेट नहीं है, या आपको फंजाई किंगडम वाले में मिलेगा, ठीक। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की, और बताइए प्लांट में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज। उसमें बढ़ाते रहिएगा, जो नहीं है बढ़ाइएगा। क्या सेलुलोज की सेल वॉल होती है और कुछ नहीं होता सेल वॉल में? काइटिन की सेल वॉल नहीं होती है प्लांट में, याद रखिए। काइटिन कभी नहीं होता। सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन है, स्यूबेरिन है, ये सब डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये जब आप पढ़ेंगे ना सेल वाला चैप्टर तो उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेन है सेलुलोज, मेन सेलुलोज। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको भी रटना है क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सब जगह प्रेजेंट। तो यहाँ पर एब्सेंट, बाकी सब जगह क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मुनरा में बॉडी कैसी होती है? यूनिसेलुलर। कैसी है? एक कोशिश है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए कि उसकी बॉडी सेल से बनी है कि टिश्यू से बनी है, तक इसको बोलते हैं कि उसमें टिश्यू ऑर्गन से बनी है या ऑर्गन सिस्टम। तो जो एक ही सेल है जब इसमें, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? सेलुलर। कौन सा होगा? सेलुलर वाला होगा। प्रोटिस्टा में भी एक ही सेल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा? सेलुलर। समझ रहे हैं ना? सेलुलर। एक बार टेबल जाकर के देख लीजिएगा, सेलुलर है, एक ही सेल है सिस्टम में। अब आ जाइए फंजाई में। क्या फंजाई में एक सेल होती है? नहीं, एक ही फंजाई में खाली है इसमें सिंगल सेल, बाकी सारी फंजाई मल्टी सेलुलर। तो जब मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू बनना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ऑफ द सेल कॉल्ड टिश्यू। जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होती हैं वहाँ टिश्यू बनना चाहिए। लेकिन फंजाई में टिश्यू बनता तो है, लेकिन लूज टिश्यू बनता है। कैसा टिश्यू बनता है? लूज, कॉम्पैक्ट नहीं बनता है। देखा है? कैसा टिश्यू है? लूज। सेल टाइटली पैक नहीं हो पा रहा, ठीक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल तो होगा बट लूज टिश्यू है। तो यहाँ पर लिखा गया है उसमें लूज टिश्यू बनेगा, लेकिन वो वाला टिश्यू नहीं बनेगा जो हमारे अंदर और पांडव के अंदर होता है, लूज टिश्यू, ठीक है। बाकी बॉडी कैसी है इसकी? उसमें लिखा गया है मल्टी सेलुलर होता है सारी फंजाई। प्लांटिंग में आ जाइए। प्लांटिंग में क्या होता है? टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू होती है ना प्लांट में, सेल मिल करके क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू मिल करके ऑर्गन। तो कैसा होता है? ऑर्गन लेवल। कैसा होता है? ऑर्गन लेवल। समझे ना? ऑर्गन लेवल। प्लांट में ऑर्गन है कि नहीं है? पत्ती क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन है। रूट क्या है? ऑर्गन। स्टेम क्या? ऑर्गन। लीफ ऑर्गन होता है। क्योंकि ये पत्ती जब आप समझते हैं तो पत्ती किससे बनती है? कई टिश्यू के मिलने से बनती है। जो स्ट्रक्चर कई टिश्यू के मिलने से बनती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गन। समझ में आया? हमारे अंदर और जानवरों के अंदर एनिमेलिया में क्या क्या होता है? एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम लिखा गया। ऑर्गन सिस्टम समझ रहे हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र हिंदी में बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी में या जितने जानवर देखते हैं उनकी बॉडी में अंग तो है, लेकिन अंग आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं तो तार से नहीं जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? तारों से।
हाँ, किसी किसी कारण से जुड़े का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने काम हो रहे हैं ना उसमें एक अंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, सारे अंग मिल करके सहयोग करते हैं तब कोई काम होता है बॉडी में। समझ में? जैसे चल रहे हैं तो चलने से क्या पैर ही काम करते नहीं, बहुत अंग काम करता है, दिमाग काम करता है, आपका लिवर काम करता है, ठीक है, आँख भी काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है वो, ठीक है, आँख काम कर रही है। जब कई अंग मिल करके काम कर देते हैं तो अंग तंत्र बोला जाता है। ये पौधों में नहीं होता है कि पौधों में पत्ती अपना अलग काम कर रही है, वो अलग सांस ले रही है, वो अलग खाना बना रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अंग तंत्र कहाँ है? पौधों में अंग तंत्र नहीं होता है, सारे ऑर्गन जुड़े नहीं है पौधों में। जानवरों में सारे ऑर्गन जुड़ करके काम करते हैं, अंग तंत्र। आगे आइए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोडरा में भी स्पेशली अलग से समझाना है, लेकिन अभी समझ लीजिए कैसा होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों है। मैंने डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मोडरा पढ़ाएंगे तो डिटेल करेंगे। कुछ मोडरा का मतलब बैक्टीरिया, मोडरा का मतलब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया खाना बनाते हैं, कम बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर खाना नहीं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक भी और समझ में आ रहा जी सर, थोड़ा सा। और प्रोटिस्टा की आ जाइए, प्रोटिस्टा में क्या होता है? मैं बता दूं प्रोटिस्टा में क्या आता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूरिना है, डायटम है। डायटम क्या है? प्लांट नेचर का है। जो प्लांट नेचर के खाना बनाएंगे वो एनिमल नेचर के खाना नहीं बनाएंगे, अमीबा खाना नहीं बनाता है। तो इसमें कौन सा न्यूट्रिशन होगा बताइए? ऑटोट्रॉपिक की हेटेरोट्रॉपिक? दोनों होगा ना, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टा खाना बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, तो दोनों इसमें, ठीक है। फंजाई, कोई फंजाई फूड बनाती है, नहीं बनाती है, सब क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कहा गया हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ही होता है जो खाना नहीं बना पाते हैं। प्लांट की सब क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, सब प्लांट खाना बना लेते हैं, सब बना लेते हैं। कोई बंदा ऐसा भी खाना नहीं बना पाता है। कौन सा है? पैरासिटिक प्लांट, दसकुटा अमरबेल जो होती है, अमरबेल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, पैरासाइट है, दूसरे प्लांट पर चढ़ जाती है, वहाँ से न्यूट्रिशन को खींच करके अपना काम चलाती है। कौन है? अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, पैरासिटिक प्लांट है। लिखा है उसमें सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ प्लांट ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, पैरासिटिक, लेकिन लिखा तो कोई बात नहीं है। नहीं मिल जाइए कैसा है? कोई एनिमल खाना नहीं बनाता है, समझ में आ रहा है? ये खत्म हो गया यहाँ से। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सब में इंडिकेट है। इसके बाद आपकी बुक में जो टेबल के नीचे जो मैटर दिया गया होगा, टेबल के नीचे एक मैटर दिया है, उसको पढ़िएगा। उसमें खास कुछ नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि जो प्रो किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था उसकी कमियां लिखी है। तो मैंने यहाँ 3 कमियां लिखा दी थी, कोई डिटेल कर दिया उसमें, ठीक है। 6 के, हाँ, इसके बाद अब सीधे पढ़ते हैं मोनेरा। 6 के थोड़ा सा। हाँ, 6 किंगडम बच गया है, थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? 5 किंगडम तो हम लोग जान रहे हैं, एक नया किंगडम आएगा, 6 किंगडम बनेगा, ठीक है। 6 किंगडम में देखिए कौन कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एक नया किंगडम बनेगा, यू बैक्टीरिया, और इसके बाद क्या आया? प्रोटिस्टा आया, इसके बाद फंजाई आया, और प्लांटी हो गया, और एनिमेलिया हो गया। बन गया 6 किंगडम। ये छठवा कहाँ से आ गया? कहाँ से लेके आए? मोनेरा से। मोनेरा को तोड़ दिया 2 पार्ट में। मोनेरा में था ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, आर्की और बैक्टीरिया। ये दोनों मोनेरा से लिए गए हैं, ये मोनेरा में थे पहले, ये मोनेरा से उठाया गया है, 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, 2 किंगडम बना दिया गया, ठीक है। किसने दिया था 6 किंगडम? कार्ड 2 साइंटिस्ट ने, कार्ड 2 साइंटिस्ट ने दिया था, WWSD। याद रखिए, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल बूस, और 2 साइंटिस्ट और हैं, उनका काम कम था इसलिए उनका जिक्र नहीं होता है। कार्ल बूस का बहुत कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और जो थे उनका नाम था कैंडलर था, और वैलिस था। कोई जरूरी नहीं है इनका नाम याद रखना, कार्ल बूस का नाम केवल सबसे ज़्यादा इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। 6 किंगडम बना,
तो क्या जरूरत है 6 किंगडम बनाने की? छठवां किंगडम आर्की बैक्टीरिया क्यों लेके आए, जान रहे हैं कोई? बहुत पुराना। बहुत पुराना है। अभी आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सबसे पुराने बैक्टीरिया कौन से हैं? जो जब अर्थ बन रही थी, जमीन जब धरती बन रही थी, तो उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया कौन से आए? आर्की बैक्टीरिया आए। ठीक है, तो इसलिए देखिए जरूरत ये पड़ेगी, सीधा सा याद रखिए, सीधा सा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ये मिलेगा कि 6 किंगडम का बेस क्या है, बेसिस क्या है, क्यों बनाया गया, किस बेसिस पर 6 किंगडम बनाया गया? नोट कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ 16 srRNA सीक्वेंसिंग। क्वेश्चन में ऑप्शन यही मिलता है। अब ये सब क्या झमेला है? 16 srRNA सीक्वेंसिंग नोट कर लीजिए, बता दूँ। देखिए आपने आरएनए पढ़ा है सभी ने, राइबोसोम पढ़ा है ना, राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम? 70S, यूकैरियोट में 80S। जब 70S को तोड़ते हैं उसकी 2 यूनिट होती हैं, 50S और 30S, और 80S की 2 यूनिट होती हैं, 60 और 40। ठीक है, तो दोनों में चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ठीक है, एक राइबोसोम बनता कैसे फिर बताएगा। राइबोसोम है, चाहे वो 50S हो, सॉरी 70S हो या 80S हो, ये बनता किस चीज़ से? क्या क्या होता है राइबोसोम के अंदर? क्या होता है इस राइबोसोम में? हाँ, राइबोसोम में 2 चीज़ें होती हैं, एक आरएनए मिलता है और प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन होती है और कुछ नहीं होता राइबोसोम में। कौन सा आरएनए? आरआरएनए। क्योंकि आरएनए 3 तरीके का होता है ना, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए होता है। कौन सा आरएनए होता है? आरएनए। अब आरएनए है तो आरएनए बनता कैसे है ये सोचिए। न्यूक्लियोटाइड से बनता है ना, डीएनए आरएनए पढ़े हैं ना, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है ना। अरे कुछ समझ में आ रहा है? आरएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन का नाम सुने ना? जी सर। थाइमिन नहीं मिलेगा आपको आरएनए में, उसके प्लेस पर यूरेसिल मिलेगा। तो जैसे मान लो मैंने आरएनए बना दिया, मैंने यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल सीक्वेंस है ना। हमारे डीएनए में वर्ल्ड में जितने लोग होते हैं सबका डीएनए थोड़ा थोड़ा अंतर करता है कि सबका डीएनए मैच करता नहीं? सबका अलग है। क्या अंतर होता है? सीक्वेंस में अंतर होता है डीएनए। ये ATCG सीक्वेंस होती है ना अल्फाबेट वाली, इसी में अंतर है। तो जितने ये जानवर, ये जीव जंतु आपको जो दिख रहे हैं ना, सबके अंदर क्या है? राइबोसोम है ना। सुनिए, सबके अंदर राइबोसोम, चाहे वो 80S हो चाहे 70S हो। इसके अंदर 70 होगा, इनके अंदर 80S होगा। ठीक, राइबोसोम के अंदर क्या होता है? आरआरएनए। कौन सा आरएनए? आरआरएनए। आरआरएनए की अपनी एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, इनके अंदर जो आरआरएनए होगा सबकी सीक्वेंस सेम होती है। आरआरएनए सबकी सीक्वेंस क्या है? सेम। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट यानी मीडिया में हमारे अंदर जो आरआरएनए है और जो प्लांट के अंदर आरआरएनए है, सबकी सीक्वेंस क्या है? सेम। ठीक है, इनके अंदर सेम टाइप ऑफ आरआरएनए होगा। लेकिन आर्की बैक्टीरिया और यूं बैक्टीरिया में आरआरएनए क्या होता है? अलग अलग सीक्वेंस। मतलब देखा ये गया कि मुनरा किंगडम को क्या जरूरत पड़ेगी 2 पार्ट में तोड़ने की, क्योंकि कुछ मुनरा ऐसे थे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके अंदर अलग प्रकार का आरआरएनए था, कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले जिनके अंदर दूसरे प्रकार का आरआरएनए मिल गया। ठीक है, क्योंकि 2 तरीके का आरआरएनए मिला बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए बैक्टीरिया को डिवाइड करके 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है? आर्की बैक्टीरिया के अंदर अलग आरआरएनए सीक्वेंस मिलेगी, इसके अंदर अलग मिलेगी, इनके अंदर सेम मिलेगा। लिखा बेस 16S। कौन सा आरआरएनए? 16S वाला, क्योंकि आरआरएनए 16S, 18S, 23S और 28S आरआरएनए कई टाइप के होते हैं, तो उसमें से 16S वाला डिफर करता है इसके बेसिस पर, इसकी जो सीक्वेंस है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन की, आर्की बैक्टीरिया में यहाँ लिख रहे हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया have different 16S rRNA sequence।
बचे कितने? 4 किंगडम, इनमें सेम है, ठीक है। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा और फंजाई, फंजाई और प्लांटी हो गया, प्लांटी और एनिमेलिया में have same RNA sequence, सभी में RNA sequence सेम है, इसमें तो सबको एक किनारे कर दिया गया है, इनको जोड़ा गया है। अगर सोचिए कि प्रोटिस्टा में भी ऐसा होता कि कुछ में अलग RNA है, कुछ में अलग, उसको भी डिवाइड कर देते हैं, समझ में आ रहा है? कौन सा वाला? यूबैक्टीरिया have different 16S RNA sequence। तो इसमें से ये आपको पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया किंगडम सबसे पहले किसने बनाया? कार्ल लुईस ने बनाया, ठीक है। और किसके बेसिस पर डिवाइड किया? 6 किंगडम बनाया, 16S RNA सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? अब 6 किंगडम बने तो इसको 3 डोमेन सिस्टम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डोमेन सिस्टम। 6 किंगडम, 6 किंगडम को 3 डोमेन सिस्टम भी बोला जाता है। 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन, 6 किंगडम को 3 पार्ट में, 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा? आर्किया, आर्किया, दूसरा क्या है? यूकैरिया, यूकैरिया, और तीसरा क्या है? बैक्टीरिया। तो समझे, ये जो आर्की बैक्टीरिया है 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? आर्की बैक्टीरिया को एक डोमेन का नाम दे दिया गया। डोमेन क्या होता है जानते हैं? क्या है डोमेन? किंगडम से भी बड़ा, किंगडम से भी ऊपर क्या है? डोमेन होता है। अगर क्वेश्चन आए हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें किंगडम ऑप्शन जिस साथ साथ डोमेन भी दिया हो तो कौन सा सही होगा? डोमेन सही होगा। किंगडम के ऊपर डोमेन होगा, समझ ना? क्योंकि देखिए 6 किंगडम है ना, इस 6 किंगडम से आपको 3 डोमेन बनेंगे। कैसे? ये देखिए, इन सबको, ये आर्की बैक्टीरिया को क्या डोमेन का नाम दिया? आर्किया। इसका क्या नाम रखा? आर्किया डोमेन। कौन सा डोमेन है ये? आर्किया। यू बैक्टीरिया के डोमेन का नाम बैक्टीरिया रखा गया। अरे बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ना, बैक्टीरिया जीवाणु, वो क्या है? डोमेन है, ठीक है। बाकी चारों को मिला करके यूकैरिया। क्यों बोला गया? सबके सब यूकैरियोट हैं, सबके सब यूकैरियोट हैं। ये यूकैरियोट नहीं है, ये भी नहीं है, सबके सब यूकैरियोट उठा करके यूकैरिया बना दिया। मतलब आसान कर दिया ना कि हम आपको 6 पढ़ना, 6 की जगह 3 ही पढ़ना है। सबको एक ग्रुप में रख दिया गया, सबके सब यूकैरियोट, सबके सब क्या है? यूकैरियोट है, तो यूकैरिया। तो 3 डोमेन ऐसे बनाए गए। याद रखना है कि यूकैरिया में चारों आएंगे, बैक्टीरिया में अकेला रहेगा, आर्किया में अकेला रहेगा। ये 3 डोमेन सिस्टम। ये हो गया 6 किंगडम। जी। अब आ जाइए मोनेरा पर जल्दी से, ठीक है। हाँ, ये नहीं 5-6 किंगडम नहीं पूछा जाता। 5 किंगडम 1969 बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 किंगडम का साल पूछा जाता, 1969 में दिया गया था। चेक कर लीजिएगा बुक में है, इसका नहीं कभी आएगा, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हिस्ट्री नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं आता। हटा दें इसको। जी सर। चलिए, इसके बाद ध्यान समझिएगा मोनेरा। मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया समझना है, जीवाणु, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, बीमारी कराते हैं, जीवाणु, ठीक है। दिमाग में क्या बैठाना है? जीवाणु पढ़ने का है, मोनेरा। देखिए मोनेरा हो गया, ठीक है। मोनेरा क्या है? किंगडम का नाम है, किंगडम मोनेरा, ठीक है। क्या आएगा इसमें? इसमें आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेगा और यू बैक्टीरिया मिलेगा। यही तो है मोनेरा में, इसी को 2 बने हैं ना, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और क्या है इसमें? यू बैक्टीरिया। अभी दोनों को अलग अलग पढ़ना है, आर्की क्या होते हैं और यू क्या होते हैं। सबसे पहले मोनेरा के हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट मतलब निवास स्थान क्या है उनका, ठीक है। कहाँ रहते हैं मोनेरा? ये कहा जाता है कि मोनेरा किंगडम
कहीं भी हर बैक्टीरिया जगह आते हैं पूरे वर्ल्ड में। हर कोई जगह। जगह ऐसी नहीं है जहाँ जीवाणु ना मिले, कोई हैबिटेट ऐसी नहीं, यहाँ तक कि गर्म पानी के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं। गर्म जो झरना। हॉट स्प्रिंग होता है, देखिए झरना। हैबिटेट में पहले नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ मिलेगा। यूपीएस, यूपीएस का मतलब समझते हैं, हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। मैं बुक से देखिए कौन कौन सी उसमें लिखा गया है कि आपको वाटर में बैक्टीरिया मिलेंगे, सरफेस पर मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, और डीप ओशियन, गहरे समुद्र में मिलेंगे बैक्टीरिया, गहरे समुद्र में मिलेंगे बैक्टीरिया। और कहाँ मिलेगा? गर्म झरना। गर्म झरने में मिलेगा, जिसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग समझते हैं, गर्म झरने जो होते, गर्म जहाँ जिससे ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा रिलीज होता है, बहुत गर्म होता है, मोल्टन लावा, वहाँ मिलता है। ठीक, वहाँ भी सर्वाइव करते हैं, जहाँ कोई जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता है वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। समझ में आ रहा है? और कहाँ? जानवरों के अंदर, जैसे हमारे अंदर बैक्टीरिया है, हमारे ऊपर बैक्टीरिया, पौधों के ऊपर है, पौधों के अंदर भी, इससे सब रूमिनेंट पशुओं में। समझ में आया? बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के बाहर, ये सब लिखा गया है। कुछ मेहनत आप लोग करिएगा, इसमें देख के बढ़ा लिया करिए कि क्या क्या और बचा रहेगा, ठीक है? क्यों हो गया? इसके बाद एक लाइन और लिखी है, एक मुट्ठी अगर मिट्टी ले लेंगे आप, तो उसमें पता नहीं कितने बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, लाखों की संख्या में बैक्टीरिया मिलेंगे इस सॉइल में। समझ में आ रहा है? एक मुट्ठी सॉइल में लाखों की संख्या में क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया। और इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आइए शेप एंड साइज। शेप एंड साइज बैक्टीरिया का कैसे होता है? तो बैक्टीरिया की जो शेप और साइज होती है, कहा जाए कि बैक्टीरिया का साइज क्या है, तो कितना साइज मिलेंगे? मुद्रा का साइज क्या होता है? 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्या 1 से छोटा भी होगा? होता है 1 से छोटा। सबसे छोटा बैक्टीरिया तो 1 से छोटा होता ना, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल भी है, क्योंकि बैक्टीरिया एक सेल है। इसे पानी देकर तो सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा सेल बोलते हैं माइकोप्लाज्मा कैरिसेप्टिकम, EPLO बोला जाता है। कितना साइज है इसका? उसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर या फिर 0.1 माइक्रोमीटर, दोनों आपको मिलेंगे। जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों डाटा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हो गया कि 2 क्यों लिखे हैं? जो 0.1 भी लिखा गया, 0.3 भी लिखा गया है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज होती है ना। माइकोप्लाज्मा एक जीनस है, उसकी अलग अलग स्पीसीज वैरायटी होगी। कुछ माइकोप्लाज्मा 0.1 के होंगे, कुछ 0.3 के, ठीक है। नॉर्मल ये रेंज है 1 से लेकर के 10, 1 से छोटे भी 10 से बड़े। आगे आ जाइए, इसका जो शेप होता है, तो शेप में क्या है? राउंड शेप भी हो सकती है। बैक्टीरिया राउंड शेप होते हैं, गोल के होते हैं, गोल गोल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। गोल बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकाई क्या है? प्लूरल टर्म है, बहुवचन है, फोकाई। एग्जाम्पल क्या है इसका? डिप्लोकोकस। एग्जाम्पल क्या है? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ेंगे ना रिपीट एक्सपेरिमेंट में, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर मैं कहूँ स्ट्रेप्टोकोकाई को गूगल, ये हो गया। इसके बाद कॉमा शेप बैक्टीरिया भी होता है। कॉमा का मतलब ऐसा भी बैक्टीरिया होता है, ये राउंड हो गया, ये कॉमा शेप। कॉमा शेप को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। सबका अपना अपना नाम है, जैसे सब लोगों का नाम है ना, ऐसे बैक्टीरिया का नाम होता है। जो गोल होता है उसको फोकस बोलते हैं, जो कॉमा शेप होता है उसको क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलेराई। विब्रियो कॉलेरी क्या होता है? कॉलेरा जिससे होता है, कॉलेरा, समझे ना? कॉलेरा जो पकड़ता है इसी बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेराई। ठीक, इसके बाद सिलेंड्रिकल रॉड शेप। इसकी शेप कौन सी होती है? रॉड शेप। ऐसा सिलेंड्रिकल रॉड शेप में, उसका नाम क्या है? बेसिलस बोलते हैं। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बेसिलस शेप। लैक्टोबैसिलस। एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस, जो दही वाला बैक्टीरिया होता है। एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस। हाँ, बता रहे हैं, स्पाइरल में एक बच्चा है, स्पाइरुलिना। यहाँ तक हो गया।
रफ पे लिखा करिए, बहुत तेज लिखा करिए, रफ पे लिखिए, एक बार घर जाके पूरे करिए। अगला बच्चा है स्पाइरल शेप, फीते के आकार का जो रिबन होता है, रिबन शेप फीते के आकार का, तो इसको बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल शेप की होती है बैक्टीरिया की, नाम क्या है? स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, ठीक है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नाम है। एग्जाम्पल में क्या है इसका? स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना। स्पेस ट्रैवलर इसी को ले जाते हैं अपने साथ, समुद्री साथ। हाँ, स्पेस ट्रैवलर के ऊपर जाते हैं स्पेस में। स्पेस फूड, स्पेस फूड है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। शेप और ये साइज हो गया, शेप मैंने बता दिया, ये साइज बता दिए, शेप हो गई, ठीक है। हटा दें इसको। इसके बाद बॉडी क्या क्या होती है, तो देखिए बैक्टीरिया की डिटेल आपको कहानी पढ़नी है, क्योंकि यहीं पढ़ लेंगे तो सेल वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर तो बैक्टीरिया पढ़ना है। पर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़नी है ना, उसमें पूरा प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल वहाँ है, तो थोड़ा सा जाने रखिए कि बैक्टीरिया में क्या होती है? सेल वॉल होती है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा होता है? एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर है तो मेम्ब्रेन नहीं बना है तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। न्यूक्लियस है ना, या तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस नहीं है, अगर ऑप्शन में लिखा रहेगा न्यूक्लियस है तो कैसा न्यूक्लियस? अधूरा न्यूक्लियस, पूरा नहीं है। जैसे बनता है पूरा न्यूक्लियस नहीं तो बोल देते हैं एब्सेंट है न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? जब बैक्टीरिया पढ़ेगा ना, बैक्टीरिया इस तरीके से होता है, डीएनए पढ़ा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये नहीं होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रिका नहीं है, तो न्यूक्लियस इनकम्प्लीट हो गया, अधूरा हो गया, एब्सेंट मान लिया जाता है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब समझ रहे हैं? कोशिकांग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है कि गायब? अरे कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कि नहीं होते हैं? सेल ऑर्गेनल होते हैं, एब्सेंट होता है। क्या सारा सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है? नहीं, मेजर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, मेन जो है राइबोसोम नहीं एब्सेंट रहेगा, राइबोसोम समझ में आ रहा है? राइबोसोम प्रेजेंट है। आप ऐसे कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, ऐसे कोशिकांग जिसके ऊपर कोशिका गुत्ती चढ़ी होती है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ये सेल आपने पढ़ा होगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी बॉडी होता है। इसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट है, सबके ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है? राइबोसोम एक ऐसा है जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड जिसके ऊपर मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस तो होता है, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए लिखते हैं सेल ऑर्गेनल में कौन से वाले? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, याद रखिए। राइबोसोम होता है। तो मैंने सेल वॉल का जिक्र किया था, बताया था सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, याद रखिए, पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके बाद आ जाइए मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म पर क्वेश्चन आता है, यहाँ से सवाल आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, टिक कर लीजिए। यहाँ पर क्या आता है कि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी कहाँ है? डाइवर्सिटी समझ रहे हैं? विभिन्नताएं कि बैक्टीरिया ऐसे हैं कि पहली बात तो अगर कहा जाए कि हैबिटेट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? मुनीरा में होती है। नोट कर लीजिएगा सवाल, ये हैबिटेट में हाईएस्ट डाइवर्सिटी कहाँ होती है? मुनीरा आपको वर्ड में हर जगह मिल जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, हर जगह पे पाया जाता है। दूसरा क्या है? मेटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया में हर तरीके की मेटाबॉलिज्म जितनी आप जानते हैं, समझ रहे ना? समझ नहीं आ रहा?
हर तरीके का मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में है। खाना भी बना लेते हैं, नहीं भी बना पाते हैं, ठीक है। पैरासाइट भी हैं और मरे पे भी ग्रो कर जाएंगे, जिंदे पे भी ग्रो कर जाएंगे, खाना भी बना लेंगे, केमिकल से भी खाना बना लेंगे। जितना तरीके के न्यूट्रिशन पढ़ते हैं सब बैक्टीरिया में मिलता है, ऐसा सब हर जगह नहीं मिलता। 5 किलोमीटर में आपको हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म कहाँ है? दो टाइप मोलरा किंगडम। समझ में आया? मेटाबॉलिज्म में क्या होती है? हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मेटाबॉलिज्म में मोलरा किंगडम में, ठीक। अब डाइवर्सिटी कौन कौन सी है? दूसरा वाला हटा दें। जी सर। मेटाबॉलिज्म देखेंगे, मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मेटाबॉलिज्म का साइंस यहाँ क्या है? न्यूट्रिशन से है। क्या है? न्यूट्रिशन। क्योंकि आप क्लास 6 से न्यूट्रिशन पढ़ते चले आते हैं, सीबीएसई वाले खासकर जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक मेटाबॉलिज्म भी है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है। और क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझ रहे हैं, जो भोजन बना ले जाते हैं। तो क्या बैक्टीरिया भोजन बना ले जाते सभी हैं? नहीं बना ले जाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में दो तरीके का, एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो लाइट एनर्जी को यूज करके फूड बनाएंगे, जैसे जो प्लांट दिख रहे हैं, ये कौन सा न्यूट्रिशन चल रहा है? फोटो ऑटोट्रॉपिक, लाइट से फूड बनाते हैं। यहाँ लाइट यूज होगी और यहाँ क्या होगा? लाइट के प्लेस पर केमिकल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खाना तो बनाते हैं लेकिन लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, तो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब समझ रहे हैं? बॉन्ड को तोड़ेंगे, कोई केमिकल है उसको ब्रेक करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी उससे अपना काम चला लेंगे, खाना बना लेंगे। समझ में आ रहा है? अभी एग्जाम्पल बताइए। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो लाइट पे भी खाना बनाते हैं? उनको बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या है? सल्फर। सल्फर में कौन से? ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर, दो वैरायटी होती है इसकी। समझ में आ रहा है? याद रखिए, सल्फर बैक्टीरिया खाना तो बनाते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकालते कभी। पौधे खाना बना करके ऑक्सीजन भी साथ में देते हैं, ठीक है। ये जहाँ यहाँ जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, वो कौन सी वाली है? एनऑक्सीजन। एनऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन नहीं निकालते। तो निकालेंगे पानी नहीं निकलते। पौधे पानी खींचते हैं, खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्टिकल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलती है। जो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? पानी के टूटने से निकलती है। पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन आती है कहाँ से आती है? पानी टूटना, ठीक है। ये पानी लेते ही नहीं है, ये पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन है? नहीं है। नहीं है तो फिर ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर के टूटने से। वाटर लेते नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे खाना बनाने में, हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, तब जाकर के खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद सल्फर रिलीज कराएंगे, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर रिलीज कराते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S और मिलकर के क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा? सल्फर रिलीज होगा, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। खाना बना लेते हैं, स्लाइड को यूज करते हैं, ठीक है। नो ऑक्सीजन रिलीज, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। खाना तो बना दिया लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया। एनऑक्सीजेनिक का मतलब बिना ऑक्सीजन निकाले, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक पर आ जाइए। खाना बनाएंगे लेकिन केमिकल एनर्जी को लेंगे।
केमिकल एनर्जी। कहाँ से आएगी? केमिकल। यहाँ लिखेंगे केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिखते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग क्या है? जो नाइट्रोजन साइकिल का नाम सुनिए ना, नाइट्रोजन साइकिल। उसमें जब आप पढ़ेंगे चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन साइकिल, वहाँ पर आपको दो बैक्टीरिया के नाम आएंगे, नाइट्रोसोमेनास। नाइट्रोसोमेनास बैक्टीरिया का नाम है, और नाइट्रोफोकस है, नाइट्रोफोकस। ठीक है, और एक है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। कभी कभी सवाल आता है कि वाला देखिएगा, पूछेगा ये बैक्टीरिया क्या है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटो ऑटोग्राफी के तो कीमो वाले। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया खाना बनाएंगे, एनर्जी कहाँ से लेंगे? केमिकल। केमिकल का मतलब या तो अमोनिया तोड़ करके एनर्जी ले लेंगे, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज समझ रहे हैं ना? जी। ऑक्सीडेशन तो जान रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन, दांत निकालना हम मना है, जान लीजिए। पढ़ना है तो शुद्ध रूप से बैठिएगा। या तो NH3 को ऑक्सीडाइज करेंगे, या तो ऑक्सीडाइज करेंगे, NO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे, या NO3 को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी। ऑक्सीडेशन रिलीज एनर्जी। इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि कुछ बच्चों का नुकसान ना होने पाए, नहीं तो हम सर्विस में ऐसे खत्म कर दिए होते कब का। समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे कुछ तेज होंगे उनका नुकसान हो जाता है, और जो कमज़ोर है उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद हो गया। लगता है कि नहीं लगता है? उसको समझ में नहीं आता, उसको यही लगता होगा कि क्या है मेरा चल रहा था, नहीं लगता है। सैप्रोफाइट डेड बॉडी पर ग्रो करेंगे। अरे जानवर पौधे मर जाते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया उनकी बॉडी को सड़ा देते हैं, वो सैप्रोफाइट होता है। कीमो ऑटोट्रॉफ ये है कि नाइट्रोजन साइकिल जब चलती है तो मिट्टी में ये 3 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? वातावरण में जो अमोनिया है, अमोनिया कहाँ से निकली? जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे ना तो अमोनिया कहाँ से निकलती है? इंडस्ट्री से अमोनिया निकल रही है। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन से निकले अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनको तोड़ करके क्या बनाएंगे? वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे, इसको नाइट्रेट में बदलेंगे, जो एनर्जी फ्री होगी उसी को यूज करके खाना बना लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो बुक ओपन कर लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल वाला चैप्टर ओपन कर लीजिए, वहाँ एक रिएक्शन लिखी गई, अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्रेट से नाइट्राइट बन रहा है, प्लस एनर्जी लिखा रहेगा, वही एनर्जी यूज करते हैं। ये मिट्टी में रहते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसके बाद देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि यही बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग। और क्या कोई बैक्टीरिया होता है? कीमो ऑटोट्रॉफ में और कुछ बचे जो आपकी आर्की बैक्टीरिया, जब आप पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया तो उसमें आएगा कौन सा वाला? मेथेनोजेंस का नाम सुना है ना, मेथेनोजेंस और एसिडोफाइल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। नाइट्रीफाइंग के साथ साथ और क्या है? दूसरा नंबर, एक नंबर ये है, और दूसरा क्या है? एसिडोफाइल्स और मेथेनोजेंस। ये दोनों आर्की बैक्टीरिया, ये बुक में नहीं लिखा गया है, ये भी कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। समझ में आया? ये भी कीमो ऑटोट्रॉफ, ये भी खाना खाना। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफिक खत्म हो गया, बैक्टीरिया खाना कैसे बनाते हैं ये खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब समझ रहे हैं? खाना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, उसका 3 टाइप शुरू से लेकर पढ़ते चले आए हैं। कौन सा होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है और सैप्रोफिटिक होता है। समझ रहे हैं ना? पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अगर बैक्टीरिया हमारे ऊपर किसी जिंदा चीज से न्यूट्रिशन ले रहा है, भोजन ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। और अगर डेड बॉडी से ले रहा है तो सैप्रोफिटिक होता है। तो पैरासिटिक जो जानते हैं, बुक में लिखा गया है कि वेरी फ्यू बैक्टीरिया आर पैरासिटिक। बहुत कम ही बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर पैरासाइट। याद रखिए, आपको लगता है कि बीमारी होती है,
रोज डॉक्टर के पास पहुँचे रहते हैं तो क्या है, ऐसे बैक्टीरिया ज़्यादा संख्या में मिलेंगे जो पैरासाइट हैं बहुत कम होते हैं। बहुत कम बैक्टीरिया हैं जो बीमारी कॉज कराते हैं, बाकी सब क्या हैं, अच्छे वाले हैं क्या? हाँ सर, दही बनाने वाला बाकी सब अच्छे वाले हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक बनाएंगे, दही बनाएंगे, ठीक है, डेड बॉडी सड़ाएंगे, समझ में आ रहा है, बाकी सब अच्छे वो होते हैं। तो वेरी फ्यू बैक्टीरिया बीमारी कॉजिंग, बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। एक क्वेश्चन और, ज़्यादातर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है कि हिटोट्रॉपिक है? ज़्यादातर हिटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बहुत कम। तो हिटोट्रॉपिक कहाँ, मोस्ट बैक्टीरिया क्या है, ज़्यादातर बैक्टीरिया हिटोट्रॉपिक है। ये क्वेश्चन आता है, हिटोट्रॉपिक में भी सबसे ज़्यादा कौन, ये वाले मोस्टली यही है। हिटोट्रॉपिक में भी सबसे ज़्यादा कौन, सेप्रोफिटिक, वेरी फ्यू आर पैरासिटिक। तो अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से हुए, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो डेड बॉडीज पर ग्रो करते हैं, डेड बॉडीज। अब डेड बॉडी का मतलब अगर कहा जाए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दही में होता है तो क्या डेड बॉडी पर ग्रो करता है? हाँ? बताइए, दही वाला बैक्टीरिया डेड बॉडी पर ग्रो करता है। एंटीबायोटिक जो बनाता है वो डेड बॉडी का सेंस ये है कि डेड बॉडी नहीं, नॉन लिविंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिनका तीनों से भोजन नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है, दही में जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ से भोजन लेता है, अपना मिल्क से। कहाँ से लेता है, मिल्क की शुगर को पीसता है, मिल्क की शुगर खाता है। मिल्क क्या है, नॉन लिविंग है। समझ में आ रहा है, क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग तो है नहीं है। नॉन लिविंग से भोजन लेना सैक्रो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मरी चीज़ों से, नॉन लिविंग इसमें जानना, ठीक है। ज़्यादातर क्या होते हैं, सैप्रोफाइट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से न्यूट्रिशन खींचते हैं। तो बाकी नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंप्लीट करना है, थोड़ा सा इसमें बचा रह गया है। आगे पढ़ते आइएगा।